Uniform 143, offshore listening over. गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, गीत आंसू पहुंचकर सीजन के गा रहा हूँ, माँ भारती के दर्द को आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुर मेरी साधना का सार रहना चाहिए, भले ही हम मिट जाएं, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए, मगर मेरा ये देश रहना चाहिए। ये बहादुरी, ये हिम्मत, ये देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का जज्बा, ये वीर अपने साथ लेकर पैदा होते हैं। ऐसे ही एक वीर है 1889 मिसाइल रेजिमेंट के रिटायर्ड नायक दीप चंद, जो हौसले और हिम्मत की जीती जागती मिसाल है। मैं रहने वाला पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार का हूं। अभी फिलहाल नासिक महाराष्ट्र में रह रहा हूं। 6 भाई बहनों में सबसे बड़ा मैं ही था। दूर दूर तक कोई भी सेना में नहीं था, अकेला आदमी था। मेरे घर में ना कोई फ्रीडम फाइटर था। हाँ, मेरे लिए फ्रीडम फाइटर मेरे दादा दादी थे। मेरे दादा ने मुझे युद्ध की, जो देश आज़ादी की कहानियाँ सुनाई। 71 वार कैसे हुआ था, 65 कैसे हुआ था, 62 कैसे हुआ था। और फिर हमारे घर के अंदर जब जितने भी महापुरुषों की फ़ोटो रहती थी, तो उसमें से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो वर्दी थी, उनको देख करके मैंने भारतीय सेना को ज्वाइनिंग किया। और उसके जो नीचे लिखे हुए शब्द थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हर भारतीय युवाओं को एक खून खोलने वाले शब्द हैं। मतलब तो उनकी वर्दी को देख करके मैंने ये सपना देखा था, खुली आंखों से सपना देखा था, आंख बंद करके सपना नहीं देखा था। 8 मई 1999 को शुरू हुई करगिल जंग 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान की हार के साथ खत्म हुई थी। इस युद्ध क्षेत्र का मुश्किल टास्क था तोलो लिंक पर कब्जा। तोलो लिंक पर तिरंगा फहराया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तोपों ने, और उसका संचालन करने वाली मिसाइल रेजिमेंट ने। दीपचंद इसी यूनिट में तोपची थे। अपने साथियों के साथ उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। युद्ध भूमि जिसका इंतजार सदियों से सैनिकों को रहता है, मगर मौका नहीं मिलता। 71 वार के बाद में अभी एक मौका था कि युद्ध लड़ा जाए। लगभग 28-29 साल हो गए थे युद्ध लड़े हुए, और ये मौका हम लोगों को मिला, क्योंकि जो नीचे से सेना आने वाली थी, आगरा, मथुरा, कैंट, झांसी, ग्वालियर, अम्बाड़ा, दिल्ली, मेरठ, तो वो लेट हो रही थी। तो हमारे लिए मौका था। हमको 48 आवर्स का टाइम मिला था कारगिल पहुंचने के लिए, लेकिन हमने इतना जोश था कि 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को हमने तलोलिंग पर लगा दिया था। हमारी जो 120 मोटर थी वो 90 डिग्री फायर करती है, तो 8000 की हाइट के ऊपर हमने लगा दिया था। तो रोल वहाँ पर हमारा शुरू होता है कि जो आर्टिलरी का बहुत बड़ा बेड़ा है, तो ये युद्ध हम लोग भारतीय तोपखाने का ज़्यादा जीते हैं, तो सबको मौका मिल रहा था फायरिंग करने का, और जहाँ गोला चाहिए था वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो मैं हमारी बटालियन को भी 5-7 दिन बाद मौका मिला कि भाई लाइट रेजिमेंट से भी देख लो। तो सीओ साहब भी बोले भाई देखो, भारत माता की जय बोल करके। तो पापा बैटरी इधर थी, क्योंकि बैटरी थी। 12 की 12 तोपों ने 1 राउंड गन 6 से फायर मिला। तो खुशकिस्मती से समझो कि जैसे हमने घोड़ा दाबा, चार्ली 2 जिस तोप के ऊपर मैं था, वही तोप का गोला जहाँ पर गोला चाहिए तलोलिंग के ऊपर हिट हो गया, दुश्मन के सीधा बंकर के ऊपर, बीच में जहाँ पर हमको सीधा गिरा। जंग में मुश्किल हालात थे, मौसम भी बड़ी मुसीबत था। दीपचंद बताते हैं, एक बार उनके अफसरों ने हालचाल लिया। तब उन्होंने कहा था कि साहब, राशन भले मिले ना मिले, गोला बारूद भरपूर मिलना चाहिए। मैंने वो वर्डिंग बोली थी कि साहब राशन मिले ना मिले, अम्निशन ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो साहब बोलते थे यार क्या करोगे, मतलब बोला नहीं साहब, राशन की बिना रह सकते, मगर अम्निशन की बिना रह सकते। और ये हकीकत थी। मतलब युद्ध, आज हम लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं युद्ध के लिए, युद्ध इतना आसान नहीं था। मतलब आप मानोगे नहीं, हमारी जो साथी कंपनियां थी, 2-2 कंपनियां जाती थी, 2-2 प्लाटून जाते थे।
तो उसमें से मात्र कहीं 8 आदमी बच रहे हैं, कभी 3 आदमी बच रहे हैं। हमारा 60 दिन का ऑपरेशन था पूरी कारगिल के। हम लोग रात को हमारी तोप के ऊपर 5-5 आदमी बांटे जाते थे, मगर बंदे कम थे, सेना में डिफीट रहती है हमेशा से ही, तो हम 4-4 आदमी ही काम कर रहे थे। और 4-4 में से कभी कभी कोई बंदा घायल हो गया, शहीद हो गया, तो 3-3 आदमी ने भी काम किया हुआ है। क्योंकि हमारे बहुत से साथी ऐसे थे कि हम लोग 10 जा रहे हैं तो उसमें से 2 ही आ रहे हैं, और ये हमारे साथ में हमारे बहुत साथी चले गए थे। मतलब इतना था कि कल हमारा नंबर भी आ सकता था, तो हम लोगों ने 2-2 की बड्डियाँ बनाई थी। मैक्सिमम रात को हम युद्ध लड़ते थे, वहाँ पर कोई बंकर नहीं होता था, नॉर्मल ड्रेस। आज भी मेरे पास में वो हेलमेट आपको दिखाया, वो वाटर बोतल है, वो ड्रेस आज भी रखी हुई जो कारगिल युद्ध लड़ा। जवानों के 2 महीने तक जूते तक फट चुके थे, बारिश का मौसम था, इतना कोल्ड वार था। दुश्मन का तो हमको डर है ही है, मगर साथ में मौसम का भी है। बारिश माइनस टेम्परेचर है, वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट माइनस टेम्परेचर है मतियान गोमरी के अंदर। आप मानोगे नहीं, वहाँ पर इतना पीड़ा चल रही थी, इतना वो चल रहा था कि हम लोगों को, मगर जोश था हमारे अंदर। दुश्मन मजबूती से बैठा हुआ था, मगर फिर भी हमारे अंदर ये जोश था, कुछ भी हो जाए हमने फतेह हासिल करनी है। दुश्मन ने कैसे हमारी जमीन के ऊपर पांव रख दिया है। दीपचंद जंग के वक्त का एक किस्सा बताते हैं। कि उनकी तोप से निकला पहला ही गोला कैसे टोलो लिंक पोस्ट पर सही निशाने पर पड़ा था। इसके बाद उनके हौसले और बढ़ गए। हमने मास्को घाटी से लेकर के 8 जगह गन पोजिशन को चेंज किया था। 8 जगह का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से यहाँ बैठे हुए, कभी 10,000 की हाइट है, कभी 12,000 की हाइट है, कभी 14,000 की हाइट, कभी 6,000 की, कभी 8,000 की। अपनी तोप को खोलना है, तोप को कंधे पर उठाना है। एक पाँव रखते थे, 2 पीछे आते थे। दिन में दुश्मन से बचना भी है, और उन तोपों को ऊपर चढ़ा करके फिर अम्युनिशन चढ़ाना है। मतलब हम लोगों ने, आप सोचिए कि रात भर हम लोगों को कभी 10 बजे फायरिंग होती थी, कभी 11 बजे, कभी 12:30 बजे, कभी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे। तो ऐसे हम लोगों ने युद्ध लड़ा है बिना उसके। साजो सामान हमारे पास जो था उसमें हम खुश थे, मतलब। और हर आदमी के अंदर यही जोश था कि कुछ भी हो जाए, और जोश अगर है फौजियों के अंदर तो हम लोग फतेह हासिल कर सकते हैं। क्योंकि बड़ा से बड़ा हथियार दे दिया जाएगा, आपके हाथ कांपने लग जाए तो कोई काबिलियत नहीं है उस हथियार की। मतलब दीपचंद बताते हैं कि उनकी रेजिमेंट ने करीब 12,000 राउंड गोले दागे। करगिल युद्ध की जीत के साक्षी बने। जिस मिसाइल रेजिमेंट में वो थे उसे कई गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। दीपचंद को जीत की खुशी है, लेकिन साथियों को खोने का गम भी है। नीचे से मैसेज हर बार आता था कि जान माल का क्या नुकसान हुआ, तो पापा बैटरी उधर चल दी, क्योंकि बैटरी इधर चल दी। तो हम चल रहे थे तो ऐसे मांस का टुकड़े पड़े हुए, तो हमारे सामने, हम तो जूनियर थे, हमारे सामने खेमराज राणा सर हमारे सीनियर। तो हमने पूछा सर ये क्या? उसने बोला यार कोई पक्षी आ गया होगा। थोड़ा आगे 2-4 कदम फिर बढ़े, फिर एक मांस का टुकड़ा फिर था चौड़ा। बोले यार एक और बड़ा हो। बोला सर ये, बोला को गीद आ गया होगा। बोले, और जैसे ही पत्थर के आगे बढ़े तो देखा मुकेश मेरे दोस्त की गर्दन यहाँ से उड़ गई। ब्लड चल रहा है, पूरा धड़कन चल रही है, नब्ज चल रही है, मगर गर्दन नहीं है। ये देख करके राणा सर बैठ गए, और मेरे पास जो नॉर्मल कोट था, क्योंकि हमने तो जिगरी फैंस, क्योंकि ऐसा हादसा होने से एकदम बंदा डर जाता है कि क्या हुआ, लेकिन मेरा तो जिगरी दोस्त था। और नॉर्मल कोट मैंने निकाला और उसकी गर्दन को लगा, और इन्हीं हाथों में उन्होंने तड़प तड़प के आखिर सांस ली थी। उस टाइम मुझे बहुत पीड़ा आई थी कि काश इसकी जगह मैं क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरे लिए भाई से बढ़ के भी दोस्त था। और हमने दोनों ने वादा किया था कि दोनों में से कोई भी शहीद हो जाएगा, एक दूसरे के परिवार से मिलेगा, नई शताब्दी कौन देखेगा। तो वो लास्ट टाइम में मेरा साथ छोड़ के जा चुका था। मतलब तो मेरे लिए इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी कि आज भी उस कमी को हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। मतलब तो 4:30 बजे टाइगर हिल से मैं अपने दोस्त के पार्थिव शरीर को लेकर निकला था, और गोमरी मतियान जहाँ पर बाकी भी पार्थिव शरीर रखे गए थे जवानों के, वहाँ पर मैंने रात को 2:30 बजे पहुँचा, रखा, निशान जो चेक करने किए, अंतिम प्रणाम किया, पाँव को हाथ लगा के अगरबत्ती लगाई, और कसम खाई कि दोस्त तेरी शहादत का बदला हम जरूर लेंगे। वापस सवेरे 8:30 बजे टाइगर हिल के ऊपर आ गए। पूरा मायूसी थी हमारी बटालियन के अंदर, क्योंकि लास्ट टाइम में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी थी। मगर युद्ध के अंदर हम लोग बिल्कुल हताश नहीं हो सकते हैं, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक लड़ना पड़ता है। उसके बाद में उस दिन हमने तैयारी किया, बहुत भरपूर तैयारी किया, और अगले 3 दिन तक भारी फायर सपोर्ट दे करके टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा करके अपने दोस्त की शहादत का बदला लिया। दीपचंद को सेना से वक्त से पहले ही रिटायरमेंट लेनी पड़ी। करगिल की लड़ाई के बाद संसद पर हमला हुआ था।
उस दौरान देश की सीमाओं पर हलचल बढ़ गई थी। दीपचंद राजस्थान की सीमाओं पर तैनात थे। तोप क्लियर करते वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया। इसी ब्लास्ट में दीपचंद के दोनों पैर और एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के दौरान काटना पड़ा। दीपचंद बताते हैं कि शुरुआत में उनकी पत्नी से उन्होंने यह बात छिपाई थी। वो जब भी अस्पताल आती थी तो उनके साथी उनके पैरों पर तकिया लगाकर चादर ढक दिया करते थे। जो तीसरा था, जब पार्लियामेंट में अटैक हो जाता है उसको ऑपरेशन पराक्रम बोलते हैं। तो 1 साल बाद में या 2 साल बाद में 99 में ये हुआ था और 2001 में ये अटैक हो गया। तो उस बार पूरी फौज को, पहली बार था जब देश आज़ादी के बाद में पूरी फौज को हिला दिया था, भैया तो पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। मगर अमेरिका रूस के कारण युद्ध नहीं हुआ और जब हम लोग रियर में आगे अनलोडिंग कर रहे थे तो 3 आदमी थे हम लोग। अनलोडिंग करते हुए बम फट गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे लगी, एक मेरे हवलदार जी को लगी, एक तीसरे को नहीं लगी। तो जब मुझे चोट लगी तो मेरा ये हाथ उड़ चुका था, इधर लीवर बह रहा था, पानी पूरा ब्लड बह रहा था, लीवर में लगा, इधर भी पूरा खून आ रहा था, पूरा डैमेज था। तो मैंने 2-3 बार उठने की कोशिश किया, मेरी छाती छुती पूरी फट चुकी थी, आंतड़ी वगैरह बाहर थी। मेरे दोस्तों ने मुझे उठाए तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। मैंने बोला रो मत, क्योंकि उनको मेरी जो कंडीशन नज़र आ रही थी वो लगता था कि चंद सेकंड का मेहमान है। हॉस्पिटल में ले जाएगा, पहले वाले सर को टांग में लगी थी, पेट में लगी थी, उसका ऑपरेशन चालू हो गया। मेरा जब ऑपरेशन शुरू होने से पहले जब डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बोल दिया इज द डेथ। तो सीओ साहब ने मेरे ने बोला, सर इस जवान की ज़रूरत है मुझे, इसने कारगिल के अंदर बहुत अच्छे काम किए, ऑपरेशन रक्षक में बहुत अच्छे काम किए हैं और ये मर नहीं सकता, आप प्लीज चेक करिए। तो सीओ साहब के बोलने से डॉक्टर ने दोबारा चेक किया कि सर 5% चांसेज हैं अगर इसके टांगे काट दी जाए तो, बाकी भगवान भरोसे हैं। तो सीओ साहब ने साइन की, क्योंकि हमारे लिए तो माँ बाप सीओ साहब ही रहते हैं। तो साइन किए कि आप ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, भगवान भरोसे छोड़ दीजिए। तो मेरी 6.5 फीट की हाइट थी, आज आपके सामने 3 फीट की रह गई है। जीवन जीना इतना आसान नहीं था जितना हम लोग आज समझते, जितना आप चेहरे के ऊपर मुस्कान देख रहे हो, इसके पीछे भी बहुत पीड़ा, आज भी पीड़ा रहती है, बहुत दर्द होता है। लेकिन हम लोगों ने किसी को दर्द नहीं दिखाना है, अपना जो स्वाभिमान जिस तरह सैनिक जीते वैसे दिखाना है। मतलब तो 6 महीने मुझे बिस्तर पर लगे। वैसे तो मैं 3 साल तक हॉस्पिटल रहा, मगर 6 महीने बाद मुझे डुप्लीकेट टांगे मिली। ये जो हादसा हुआ था आपके घर में मालूम था फैमिली को? नहीं, किसी को मालूम नहीं था। जब हमारी फैमिली को बुलाया गया तो मैंने मेरी वाइफ को बहुत दिन तक ये नहीं पता चलने दिया था कि मेरी टांगे भी नहीं है। फिर मैंने भगवान श्री कृष्ण की वो बातें याद आई कि जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा है और जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा। और उसके बाद में जब 6 महीने बाद जब मुझे टांगे मिली, 65 kg वेट था मेरे अंदर, 65 से 38 kg वेट रह गया था और 42 kg की मुझे टांगे मिली थी। तो मैंने जब उनको पहना और पहली बार इस मातृभूमि पर जब कदम रखा तो इसको हम लोग भारत भूमि, मातृभूमि को माँ बोलते हैं। तब फिर मैंने इसको दोबारा से माथा चूमा और एक आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं दोबारा अपना जीवन जी सकूं। दीपचंद अपनी यूनिट में क्रॉस कंट्री यानी कि लंबी दूरी की दौड़ में हिस्सा लेते थे। हादसे ने उनके पैरों को ही छीन लिया, मगर आज भी दीपचंद निराश नहीं होते। कार चलाना हो या कोई दूसरा काम, दीपचंद खुद करते हैं। वो कहते हैं कि जो मिला उनका सौभाग्य है। चाहे हाथ पांव होना हो, बच्चे जिंदगी में हौसले काफी है। और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है, हौसलों में उड़ान अभी बाकी है। यही मेरा एक जीवन का लक्ष्य था सर। और जो अधूरे मेरे सपने रह गए हैं वो यही है कि भाई जो मैं देश सेवा के लिए आया था, मतलब मेरी वर्दी उतरने के बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई थी, लेकिन मैं अभी भी दिन रात भगवान से यही इरादा करता हूं कि मैं अगले जन्म में भी अगर मैं इस मातृभूमि पर जन्म लूं, भारत भूमि पर जन्म लूं और एक सैनिक के रूप में जो मेरी बची हुई अभी सेवा है दोबारा से पूरा करूं। हरियाणा में हिसार के पाबड़ा गांव में जन्मे दीपचंद अब महाराष्ट्र के नासिक में रहते हैं। सेना में अपनी सर्विस के दौरान पराक्रम की ऐसी मिसाल कायम की कि आज भी
लोग इनकी वीरता को प्रणाम करते हैं। नासिक से प्रांजल कुलकर्णी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।